सो आई होप कि आप लोग ने जो हमारा लास्ट लेक्चर है वो देखा रहेगा। उसमें वो लेक्चर के एंड में मैंने आपको बताया भी था, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है ग्रेविटेशन का एमसीक्यू जो है उसका। सो आप लोग ने होप कि डाउनलोड किया रहेगा एंड खुद से ट्राई किया रहेगा सॉल्व करने का। जिन लोग ने अब तक डाउनलोड नहीं किया है वो प्रीवियस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए एंड वहाँ से वो पीडीएफ डाउनलोड कर ले एंड वो पहले सॉल्व करें एंड देन उसके बाद में ये वीडियो देखें, बिकॉज ये वीडियो में हम वो एमसीक्यूज का पूरा सोल्यूशन बताने वाले हैं। बिकॉज ये हमारा सेकेंड लेक्चर है ऑन द सीरीज 11 का जो अपना सीटी का एग्जाम होने वाला है उसके ऊपर जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं, ये सीरीज पे हमारा सेकेंड लेक्चर है, ओके, ऑन साइंस 1। ओके, सो अभी हम डिस्कस करते हैं कि जो क्वेश्चंस थे उससे कौन से आंसर्स करेक्ट है एंड आप लोगों को सब आंसर्स करेक्ट आए नहीं आए, क्या रॉन्ग आया एंड उसका रीजन। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए वाज force acting on any object moving along a circle and directed towards the center of the circle is। so ये बोल रहे हैं कि कौन सा फोर्स है जो एक सर्कल पे एक्ट करता है along towards the center of the circle। so आपको मालूम है, आपने पढ़ा है there are two types of forces with respect to the circle directed towards the center and directed away from the center। ये आपको डेफिनेशन दिया है बुक के अंदर। ओके, सो towards the center बोला है, so जो लोग ने लर्न किया रहेगा डेफिनेशन उनको तुरंत हिंट मिल गया रहेगा कि टूवर्ड्स द सेंटर मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स एंड ऑप्शन सी दे के रखा हुआ है हम लोग ने। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन सी। ओके, सेकंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू द केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो ये भी आप लोग ने पढ़ा है, 3 लॉज आर देयर, केपलर्स के 3 लॉज है। सो केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ। सो फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ जिन लोग को ये लर्न रहेगा so there will not be any difficulty in this to solve। okay, so देखते हैं अभी केपलर से कौन से वो 3 लॉज है एंड वो दिए हुए ऑप्शन में नहीं दिए एंड अपने को जो केपलर फर्स्ट लॉ बोला है वो कौन सा ऑप्शन में से। सो आप लोगों ने देखा भी जाएगा, कुछ लोग को मिला भी जाएगा बिकॉज बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका। फर्स्ट जो दिया है ऑप्शन वो है द लाइन जॉइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो ये तो आपको मालूम है कि ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वो केपलर्स सेकंड लॉ है। So second, the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the focus। so ये for sure first law है। and third one जो आप लोग को मालूम था, जो कितने लोग ने ये लॉजिक से याद रखा है जो थर्ड वन है सबसे बड़ा लॉ है, बिकॉज वो थोड़ा वर्ड्स में भी एलोंगेट हो जाता है, थोड़ा बड़ा पड़ता है लॉ, सो वो हिंट से भी आपको याद हो जाता है। एंड जो फर्स्ट लॉ होता है वो अपने को बोलता है एलिप्स के ऑर्बिट के बारे में। सो ये एलिप्स का ऑर्बिट ये फर्स्ट लॉ, जो ऑप्शन बी करेक्ट है। एंड डी तो पूरा ही अलग है, क्योंकि जो डी है वो तो न्यूटन्स लॉ के बारे में मीन्स उसके इधर से डिराइव किया हुआ है, उसके एक्सप्रेशन से डिराइव किया हुआ है। सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। सो अल्टीमेटली ऑप्शन सेकेंड मीन्स बी बिकम्स करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन 3, द पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मीन्स वो लोग क्या बोल रहे हैं, जो पॉइंट है क्या बोल रहे हैं, पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट एट विच द टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉन्सेंट्रेटेड। कुछ लोगों ने लर्न किया रहेगा, उनको मालूम जाएगा सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन है। सो एक पॉइंट जो ऑब्जेक्ट के अंदर भी हो सकता है या फिर बाहर भी हो सकता है एंड वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट का सब मास कंसंट्रेट करके रखा हुआ है। मीन्स ज़्यादा मास आप ऐसे बोल सकते हो कि जो ऑब्जेक्ट का पूरा मास है वो वही एक पॉइंट पे कंसंट्रेट है। सो वो पॉइंट को अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। सो अपन देखते हैं कौन सा है ऑप्शन। सो ऑप्शन सी इज सेंटर ऑफ मास एंड इसमें कोई भी बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। सो विदाउट एनी रिस्क आप मार्क कर सकते हैं ऑप्शन सी, दैट इज सेंटर ऑफ मास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। सो ये तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोगों को आ गया रहेगा, बिकॉज ये बोल्ड में जो हेडिंग डाल के रखा हुआ था ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, सो वही उसके ऊपर क्वेश्चन बनाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। जी मीन्स जो दे के रखा हुआ है आप लोग को ऑप्शंस, सो इसमें से कौन सा चेंज नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंजेस द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन, कौन चेंज नहीं करता है, जो अपना एक्सीलरेशन है दैट इज जी, अर्थ का बोला ना, सो अपन जी लेते हैं। सो कौन चेंज नहीं करता है, हाइट, डेप्थ, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। सो आपको मालूम है हाइट भी चेंज करता है, डेप्थ भी चेंज करता है, जो थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, सो मीन्स दोनों चेंज करता है। एंड बट इसमें पूछा क्या है, डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज बोला मतलब
इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो चेंज नहीं कर रहा है? सो ए तो चेंज करता है, बी भी, सो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, सो ऑप्शन डी अल्टीमेटली बिकम्स द करेक्ट ऑप्शन, सो ऑप्शन बी। ओके, फिफ्थ वन, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन। सो जो फिफ्थ वन है वो आप लोग को लर्न भी रहेगा, एक्सप्रेशन है ये, तो बहुत ही सिंपल सा है। सो सेंट्रीपिटल फोर्स का आप लोग टेक्स्ट बुक में देखे रखा हुआ था, समथिंग लाइक दिस, फोर्स इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। सो ये mv स्क्वायर अपॉन r ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सप्रेशन है जो आपके बुक में देखे रखा हुआ है। सो ये ऑप्शन डी ऑप्शन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो फिफ्थ का आ गया आंसर अपने को, फिफ्थ का भी डी आया। ओके, देन सिक्स, द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो। जो जी का वैल्यू जीरो कहाँ पे रहता है? आई होप कि आप लोगों ने अगर थ्योरी अच्छे से पढ़ा रहेगा तो ये एक क्वेश्चन है आप लोग के एक्सरसाइज में दिया हुआ है और लेसन 1 के एंडिंग में। सो वहाँ पे बोला हुआ है एक्सप्लेन व्हाई द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो होप सो उधर से क्वेश्चन उठाया उन्होंने। सो वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सो दैट बिकम्स द फर्स्ट ऑप्शन विच इज द करेक्ट वन। सो सिक्स्थ का आंसर है ए। सो फर्स्ट पेज था ये जिसमें 1 to 6 था। सो डन, फर्स्ट पेज कंप्लीटेड। नाउ कमिंग टू द सेकेंड पेज। सेकेंड पेज में क्वेश्चन नंबर 7। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है देखो, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड द फोर्स डिक्रीजेज बाय अ फैक्टर ऑफ। ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, सो ये हम सॉल्व करेंगे। सो ये अभी देखिए न्यूटन्स लॉ बोल दिया तो आपको मालूम है कि न्यूटन्स लॉ बोलना मतलब ये न्यूटन्स लॉ अपन यूज़ करेंगे। सो न्यूटन्स लॉ कौन सा है? सो न्यूटन्स लॉ एक ही है जो आप लोग ने पढ़ा हुआ है, उसका एक्सप्रेशन जो आप लोग ने पढ़ा हुआ है। वैसे न्यूटन्स आगे भी पढ़ेंगे आप, तो न्यूटन्स फर्स्ट और सेकंड लॉ है, बट आपको जो स्टैंडर्ड 10th के टेक्स्ट बुक में जिसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट इज ओनली ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट। ठीक, तो न्यूटन्स लॉ का क्या है आपको? सो वो क्या देके रखा हुआ है आपको, एफ कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू मास इनटू डिस्टेंस, ऐसा देके रखा है ना, समथिंग लाइक दिस। सो वो क्या देके रखा हुआ है आपको, वो आपको देके रखा हुआ है समथिंग लाइक दिस, कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू जी कैपिटल एम मास ऑफ द, ये अर्थ लेते थे अपन, बिकॉज अपन अर्थ को सबसे बड़ा प्लैनेट मान के अपन ये अपन अर्थ लेते थे, बिकॉज ये अर्थ के लिए अपन कैपिटल एम लेते थे, बिकॉज अर्थ एज कम्पेयर टू द अदर प्लैनेट, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट अर्थ इज बिग। सो कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, कोई लोग डी स्क्वायर लिखते, कोई लोग आर स्क्वायर लिखते। सो सपोज करो दो प्लैनेट है, कैपिटल एम स्मॉल एम, ये कैपिटल एम इसका मास है, स्मॉल एम इसका मास है, ओके, एंड इसके बीच का फोर्स एंड सपोज करो डिस्टेंस डी है। सो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है पहले वो देखिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया तो, सो ये डिस्टेंस है, अगर डबल मीन्स 2d कर दिया तो, सो क्या फर्क पड़ेगा इस फॉर्मूले पे? सो वो देखते हैं अपन, ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा है, सो आप लोग इसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करें। सो डी अल्टीमेटली बिकम्स 2d एंड उसका स्क्वायर। सो अभी कुछ लोग आंसर में भी याद रहेगा, जी कैपिटल एम, होप सो मैक्सिमम लोग ने इसका आंसर करेक्ट लगाया भी जाएगा। सो मीन्स अपने काम का ये चीज़ है 4, एंड ये 4 की तरह आ रहा है, डिनोमिनेटर में आ रहा है, मीन्स ये f था, फर्स्ट में f था, नीचे कुछ नहीं मीन्स 1d स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या हो जा रहा है 1/4, बिकॉज यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ, सो 1/4, सो 1/4 मीन्स डिक्रीज हो रहा है, इनवर्स में आ रहा है ना डिक्रीज, आप लोग ने पढ़ा है ना, डायरेक्ट वेरिएशन, इनवर्स वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, सो वैसा ही। सो ये नीचे आ रहा है मीन्स ये डिक्रीज हो रहा है, सो डिक्रीज हो रहा है और ये नीचे 4 आ रहा है मीन्स देखो आपको एक ऑप्शन देके रखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ, एंड सी का ऑप्शन देके रखा है 4, सो दैट बिकम्स द करेक्ट आंसर। सो 7th का आंसर आएगा ऑप्शन सी, बिकॉज उसमें आपका आंसर देके रखा हुआ है 4। ओके, सो मूविंग बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ वी यू ए एंड एस, सो कुछ लोग को ये वी यू ए एंड एस देख के मालूम पड़ गया रहेगा वी यू एंड एस क्या है, बट स्टिल उन्होंने देखे रखा है आर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रू। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? एंड जो लोग ने याद किया रहेगा ये जो 3 फॉर्मूलेज थे ना हम लोग को, और फर्स्ट वन क्या था, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, सेकेंड वन s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड वन v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो उसमें से अगर आप देखेंगे आपको इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का ध्यान रखना है, मीन्स प्लस माइनस इंटू डिवीजन।
सो देखिए ऑप्शन डी ऑप्शन है जो करेक्ट आ रहा है। सो 8 का ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप जैसा देख सकते हो वहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला पूछा है। द फॉर्मूला फॉर एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी इज। अभी कुछ लोग बोलेंगे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट तो हम लोग ने लर्न नहीं किया है। सो डायरेक्ट तो नहीं लर्न किया है भाई, लेकिन आप लोग ने ऐसा तो एक्सप्रेशन लर्न किया है ना जिसमें ए भी आता है, एंड आपको ऑप्शन में देख के दिखता रहेगा ऑप्शन में ही कि वहाँ पे ए भी है, एफ भी है, एम भी है। सो ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन है जिसमें एफ, एम, ए ये तीनों के तीनों आ रहे हैं? सो वो आपको देखना रहेगा। सो कैपिटल एफ, स्मॉल एम, स्मॉल ए, कुछ लोगों ने रिकॉल भी कर लिया रहेगा। ये आता है आपके फोर्स के फॉर्मूले में, दैट इज कैपिटल एफ इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन, करेक्ट। सो बट मास इनटू एक्सीलरेशन, यहाँ पे आपको एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन पूछा है, सो दैट इज ए का। सो ए विल बी नथिंग बट कैपिटल एफ अपॉन एम। सो ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। द एसआई यूनिट, अभी ये जो इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट है मीन्स एसआई यूनिट है, वो आप लोग लर्न ही कर लो। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, आप लोग लेसन 1 के जितने भी आपका एसआई यूनिट देखे रखे ना, आप लर्न ही कर लो। बिकॉज एग्जाम में ना आपको अगर लर्न रहेगा तो आपके एटलीस्ट 1-2 क्वेश्चन तो इसके ऊपर आ जाते हैं। मीन्स आप लोगों ने देखा भी रहेगा, अगर लास्ट ईयर वैसे सीईटी नहीं था लेकिन फिर भी फिलिंग ऑफ एग्जाम पूछते हैं लोग। सो ऐसा यूनिट में लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए बोला लर्न ही कर लो। वैसे कुछ लोग को मालूम भी रहेगा ऐसा यूनिट ऑफ वेट, अभी आप लोग ने मास और वेट का डिफरेंस बिटवीन पढ़ा था, उसमें ही पढ़ा रहेगा ये ऐसा यूनिट ऑफ वेट। बिकॉज आपने पढ़ा था कि ऐसा यूनिट ऑफ मास इज केजी एंड ऐसा यूनिट ऑफ वेट इज न्यूटन। बिकॉज आपको मालूम है कि जो मास रहता है इट इज सेम एनीवेयर, एनीवेयर मीन्स ऑन द मून और ऑन द अर्थ, बट जो अपना वेट होता है वो वेट बदलता रहता है। इफ़ यू आर ऑन द अर्थ तो आपका अर्थ का ग्रेविटी अलग है, सो उसका अलग रहेगा वेट, बट इफ यू आर ऑन द मून, अगर आप मून पे हो तो मून पे उसका वेट अलग रहेगा। बिकॉज आपको मालूम है जो वेट का फॉर्मूला भी होता है वो भी वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है, समवट लाइक दिस। एंड इसके लिए इसका जो एसआई यूनिट है वो भी एन होता है, एन तो आपको मालूम रहेगा, चलो एन क्या होता है, न्यूटन। सो इसमें भी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर डी। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन डी बिकम्स द करेक्ट आंसर। ओके, सो अभी सेक्शन बी में हम लोग अराउंड 5 क्वेश्चंस देखे रखे हुए, या 5 क्वेश्चंस दिए हुए एंड सिमिलर 2 मार्क्स ईच। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विराट हिट्स द बॉल विच रीचेस अ हाइट ऑफ 5 मीटर बिफोर कमिंग डाउन। सो विराट बोल दिया मीन्स आपके फेवरेट प्लेयर, ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के होंगे फेवरेट प्लेयर विराट। ओके, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन। विराट हिट्स द बॉल which reduces a height which reaches a height of 5 meter before coming down. What was the initial velocity of the ball? So अभी क्या गिवन है पहले वो आपको लिखना है। आप लोगों ने पढ़ा भी रहेगा थ्योरी में तो आप भी ऐसा ही करते रहेंगे, बट यहाँ पे आपको थोड़ा स्पीड इंक्रीज करना है। सो फटाफट से देखते हैं। विराट हिट्स द बॉल विच रीचेस अ हाइट दिया है, मीन्स आपको मालूम है ये एस आता है हमारे ये लेसन में। सो एस इज डिस्प्लेसमेंट ना, सो एस इज इक्वल्स टू 5 मीटर बिफोर कमिंग डाउन मीन्स ये बॉल सपोज करो ये बैट है, ओके, ये बैट है, मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, सपोज ये बैट है, ओके, बॉल आता है, बॉल आ रहा है। सो इनिशियली बॉल आया एंड विराट ने हिट किया, सो हिट किया, ओके। सो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी ये, ओके, व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड फाइनल वेलोसिटी जहाँ पे वो जाके गिरेगा बॉल, सो वो बॉल स्टॉप हो जाएगा। सो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे 0 रहेगा, ओके। सो मीन्स यहाँ पे v तो अपने पॉइंट डायरेक्टली 0 देके रखा हुआ है। इनिशियल वेलोसिटी दे हैव आस्क्ड, ओके, एंड अज्यूम बोला g मीन्स ये फॉर्मूला अपन a लेके चलते हैं ना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो दे हैव गिवन इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, करेक्ट। तो अभी अपन लोग ने 3 फॉर्मूलेस पढ़ के रखे, v इज इक्वल्स टू u प्लस 80, s is equals to ut plus half at square and v square is equals to u square plus 2as. So according to the given values अब देखो कि कौन से फॉर्मूला इसमें फिट बैठ रहा है। s है, v है, a है, इसमें s is equals to ut वाला फॉर्मूला तो नहीं लगेगा बिकॉज t नहीं है, ओके, v is equals to u plus 80 भी नहीं लगेगा, सो रिमेन तीसरा ही बचता है ना, सो दैट इज v square is equals to u square plus 2as। ये क्यों लगाया मैंने पढ़ा ना, बिकॉज t नहीं है, टाइम के बारे में कुछ नहीं बोला है तो टाइम का फॉर्मूला बनाने की जरूरत भी नहीं है, ओके।
सो v दैट गिवन इज 0, सो ये 0 रख दो। u अपने को पूछा हुआ है भाई प्लस 2 अपॉन रहेगा मल्टीप्लिकेशन रहता है 8 10। अभी देखो ये ऐसे बॉल कभी भी मारते हैं, सो ऐसे मारते हैं मीन्स अगेंस्ट द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, सो दैट विल बी नेगेटिव। सो माइनस एंड वैल्यू तो क्या रखा हुआ है 10 मल्टीप्लाई बाय s, सो s डिस्प्लेसमेंट दैट गिवन इज 5। सो सॉल्व कर लेते हैं भाई, u स्क्वायर 2 10 20 25 100 एंड माइनस, सो माइनस 100 करेक्ट समझाया आपको। 2 10 20 25 100 एंड प्लस माइनस माइनस, सो 0। सो आफ्टर दैट ये माइनस 100 जाएगा प्लस 100, 0 प्लस 100 इज 100 एंड u इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 100, आपको मालूम है 10 times is 100, सो आंसर इज 10। सो ऑप्शन लेके रखा है या करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन ही लेके रखा हुआ है। सो सेक्शन बी का, सेक्शन बी के लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सो फॉर सेक्शन बी, सेक्शन बी फर्स्ट का ए करेक्ट ओके। देन नंबर सेकेंड, इफ एन ऑब्जेक्ट takes 3 seconds to reach the earth from a height of 45 meter on a planet। अभी यहाँ पे अर्थ प्लान दो आ गया, मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक रहेगा ओके। इफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स, यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन है, इसको करेक्ट भी कर लीजिए। इफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स 3 seconds to reach the earth from a height of 45 meter on the earth, what will be the value of g on the earth ओके। अगर अर्थ है तो सब जगह अर्थ रहेगा, अगर प्लैनेट है तो सब जगह प्लैनेट रहेगा, सो वो मिसप्लेन रहेगा ठीक है। अभी हम देख लेते हैं इसका आंसर क्या रहेगा और क्या करना है। सो ऑब्जेक्ट टेक्स 3 सेकेंड, टाइम दिया हुआ है, हाइट दिया है मीन्स s दिया हुआ है, सो t s इज गिवन, g दे हो आस्क। फटाफट से सोचिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर ओके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। सो क्या क्या दिया हुआ है, t दिया हुआ है करेक्ट, उसके बाद में g दे हो आस्क ओके। t और s, t s और g मीन्स a, सो t s और a ये कौन सा ऐसा फॉर्मूला जिसमें तीनों आ रहे हैं, सो आप बोलेंगे टी एस और ए, सो ये एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में भी आता है, और वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, बट यहाँ वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी में नहीं आ रहा है बिकॉज वहाँ पे एस नहीं है। सो एक ही फॉर्मूला है जिसमें टी भी आ रहा है, एस भी आ रहा है और ए भी आ रहा है। सो कौन सा फॉर्मूला है वो लिख लेते हैं, सेकेंड ना ओके, सेकेंड सेक्शन भी का ना। सो टाइम देके रखा है भाई 3 सेकेंड, हाइट देके रखा हुआ है मीन्स एस देके रखा है दैट इज 45 मीटर, वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट मीन्स एक्सीलरेशन दे हैव आस्क्ड। सो फॉर्मूला जैसा हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर करेक्ट। अभी सॉल्व करते हैं, सिंपल है, सिर्फ वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है। सो एस 45 इज इक्वल्स टू यू, अभी देखिए जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली वो रेस्ट पे होगा एंड देन बाद में गिर गया, रेस्ट पे होगा मीन्स वो रुका हुआ है, सो वहाँ पे u क्या रहेगा 0 रहेगा। सो यहाँ पे u 0 0 इंटू टी विल बी 0 ओनली, सो 0, सो मैं नहीं लिखता हूँ 0 को, सो हाफ मल्टीप्लाई बाय नीचे आ रहा है मीन्स एक्सीलरेशन पॉजिटिव है भाई, सो एक्सीलरेशन तो a ही लिखते हैं अपन, मल्टीप्लाई बाय एंड t दैट इज 3 का स्क्वायर इज 9, सो 3 का स्क्वायर लिख देते हैं भाई 45, ये डिवीजन में 2 है तो इंटू 2 ओके ठीक है, इधर लिख देते हैं एंड a इंटू a का स्क्वायर इज 9 ओके। 45 टू इज 90, अभी तो कुछ लोग को देख के आंसर आ गया रहेगा भाई, इसके आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 90 अपॉन 9 विल बी a एंड दैट इज 9 10 इज 9। अरे वाह, इसका भी आंसर 10 है, इसके पहले वाले का भी आंसर 10 था। सो बट हाँ ऑप्शन देखो अलग अलग है, नहीं तो आप सोचो कि सबको चलो वही ए बी भी मार्क करते चलो ओके। तो इसमें ऑप्शन क्या है डी, सो सेकेंड का आंसर क्या है डी, सेकेंड का आंसर इज डी ओके। सो मोर 3 क्वेश्चन आर रिमेनिंग, शीट कंप्लीट होने वाला है ठीक है। थर्ड, द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। सो अभी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए अब तुरंत से उसको लिख लिया कीजिए, जो गिवन पार्ट रहता है ना वो आप लिख लिया कीजिए। सो वही मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रेडियस के बारे में बोल रहे हैं। सो रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। सो मैं वही लिख ले रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल एंड नंबर थर्ड ओके। द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए, सो मैं रेडियस ऑफ प्लैनेट ए मीन्स जो प्लैनेट ए है उसके लिए आर ऑफ ए ले रहा हूँ इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी ओके। इफ द मास ऑफ ए इज के, ए का मास अगर के है सो अपन ऐसा लिखते थे, आपको मालूम रहेगा मास ऑफ ए इसके व्हाट मस्ट बी द मास ऑफ बी। मास ऑफ बी अपने को पूछा हुआ है
सो दैट मीन्स एक और कंडीशन दी हुई है आगे, सो दैट वैल्यू ऑफ जी ऑन बी, देखिए कैसे लिख रहा हूँ, आपको भी ऐसे अटेम्प्ट करने क्वेश्चंस, इससे आपके रॉन्ग होने का चांसेस कम हो जाता है। सो आप अच्छे से अगर पढ़ के लिखेंगे तो आप इधर का उधर नहीं करेंगे। कुछ लोग रॉन्ग क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू हाफ आर भी लिखा है ना, सो लोग क्या करेंगे यहाँ पे आर बी इज इक्वल्स टू हाफ आर लिख देंगे। सो आप उसके इंग्लिश में समझिए डिफरेंस है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ए इज हाफ दैट ऑफ बी, इज हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट बी। बट अगर आप उल्टा लिख रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट बी विल बी हाफ द रेडियस ऑफ प्लैनेट ए। सो ऐसा मत कीजिए, उतना करने से आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो आप अच्छे से पढ़ के एंड देन उसको गिवन लिखिए। ओके, सो वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, सो जी ऑफ बी इज हाफ दैट ऑफ इट्स वैल्यू ऑन ए, ये बोल के रखा हुआ है अपने को। ओके, सो जी बी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ जी ए, एंड ये तो अपने को आस्क है। सो अभी आपको याद आ गया रहेगा मे बी कुछ लोग को देख के ही कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। एक फॉर्मूला जिसमें जी कैपिटल एम और आप तीनों आते हैं, वो फॉर्मूला है स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये एक्सप्रेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला। ओके, सो इसमें अभी दो कंडीशन दिया हुआ है फॉर ए एंड फॉर बी। सो फर्स्ट फॉर ए लिख लेते हैं, जी ए इज इक्वल्स टू, अभी का क्या अलग है, सो एम ए बी, जी मैंने पहले नहीं लिखा बिकॉज उसको बाद में लिख दूंगा, एंड आर ए, ये वेरी कर रहा है ना, ये चेंज हो रहा है, जी तो दोनों के लिए सेम रहेगा। आपने पढ़ा है जी क्या होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, मीन्स जो पूरे यूनिवर्स में सेम है। ओके, सो तो मैं जी लिख देता हूँ यहाँ पे। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जी ऑफ बी क्या हो जाएगा, जी ऑफ बी विल बी कैपिटल एम बी अपॉन आर बी। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर है, सो इधर बी स्क्वायर ही रहेगा भाई, इधर बी स्क्वायर ही रहेगा भाई, ये सब्सक्रिप्ट में, यहाँ सब्सक्रिप्ट मतलब नीचे। ओके, इनटू जी। सो देन अपने को गिवन देके रखा भी, देखो एक कुछ तो दिया हुआ है दूसरे के टर्म्स में, ये कुछ दिया हुआ है दूसरे के टर्म्स में। सो ऐसे वाले केसेस में अपन दोनों एक्सप्रेशन लिखते हैं, आपको मालूम रहेगा, अपन डिवाइड कर देते हैं बिकॉज वो जो वेरिएबल्स रहेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखते हैं, सो जी ऑफ ए अपॉन जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू, सो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एम ए। सो एम ए को अपन लोगों ने क्या लिख रखा है, के दिया हुआ है ना, सो मैं कैपिटल एम ए के प्लेस पे क्या लिखता हूँ, के ही लिख देता हूँ। ओके, एंड अपॉन आर ए स्क्वायर, आर ए क्या लिख रखा है, हाफ आर बी, सो हाफ आर बी एंड इसका स्क्वायर, बिकॉज आर ए के प्लेस में निकल हाफ आर बी एंड आर ए का भी स्क्वायर है। ओके, ध्यान दें, एंड ये इंटू जी लिख देते। ओके, एंड अभी जी बी भी लिखना है मेरे को, सो जी बी इसके भी अपॉन में आएगा। सो ऐसे केसेस में आप अपॉन करके इसको और बढ़ाया मत कीजिए, आप उसको क्या कर लीजिए, आप लोगों ने पढ़ा रहेगा कि ए अपॉन बी, ओके, अपॉन सी अपॉन बी इज नथिंग बट ए अपॉन बी मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन सी। ये आप लोग ने अपने स्टैंडर्ड 8 में पढ़ा हुआ रहेगा। सो यही यूज़ करेंगे अपन यहाँ पे, एंड इससे हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ओके, सो आप लोगों ने किया भी रहेगा, ये थियरी के टाइम पे आप लोगों ने किया रहेगा। सो मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ, ओके, बिकॉज ये सॉल्व करने में थोड़ा जल्दी चाहिए मुझे, सो ये मैं इरेज कर दे रहा हूँ। एंड अभी इसको अपन उल्टा करेंगे, सो मल्टीप्लाई बाय आर बी। ये मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं, बट मैं ये वो लोग के लिए बता रहा हूँ जो लोग ने ऐसे न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस नहीं किया है एंड उनको लगता है नहीं कर सकता। बहुत सिंपल सा है, बस आप लोग को देख के समझ के अच्छे से करना है, एंड उसके बाद यहाँ पे गलती कुछ नहीं होने वाली अगर आप ध्यान से कर रहे हो तो। मैंने बताया गलती कहाँ कहाँ कर सकते हो आप लोग, तो जहाँ जहाँ गलती करते हो वहाँ मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि आप लोग वहाँ प्रिकॉशन ले लो, वहाँ बच जाओ गलती करने से। ओके, सो ये ऊपर गया एंड ये हम भी और इनको जी इनको ये जी। ओके, एंड ये जी ए और जी बी इसके बारे में भी देख के रखा हुआ था, अभी लिखा था मैंने इरेज कर दिया, ऑफ वैल्यू ऑफ जी ऑन ए, ये कंडीशन लेके रखा, वैल्यू ऑफ जी ऑन बी इज हाफ वैल्यू ऑफ जी ऑन ए। ओके, सो यहाँ पे मैं रिप्लेस कर सकता ना, फिर जी ए वैसे ही, एंड जी बी के प्लेस पे क्या लिखूंगा, हाफ जी ए। सो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं हाफ जी ए। सॉल्व करते हैं इसको, सो अपॉन में ये भी वैसे हो जाएगा, इनवर्स में चला जाएगा। ओके, सो ये क्या हो जाएगा, सो यहाँ पे मैंने लिखे जी ए 1/2 ऊपर जाके 2/1, सो नीचे 1 मैंने लिखा बिकॉज डिनोमिनेटर 1 इंटू जी ए विल बी अगेन सेम जी ए इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1 आर बी, तो के लिख लेते हैं अपन, ऊपर के अपने टर्म्स लिखते हैं, जी जी तो कैंसिल हो गया, सो ये नहीं लिखूंगा मैं, एंड यहाँ पे के लिखा मैंने। ओके, ये 1/2 है, सो ये 2 का स्क्वायर 4, सो ऊपर आ जाएगा 4, एंड ये हो गया आर बी का स्क्वायर
एंड ये आर बी स्क्वायर इधर भी है, सो ये भी कैंसिल आउट होने वाला है अभी। सो अभी देखिए टर्म्स कितने कम हो गए। ओके, अभी टर्म्स कितने कम हो गए। सो अभी टर्म्स जितने कम हो गए और अच्छा है, मतलब बहुत सिंपल दिख रहा है एंड अपन फटाफट इसका आंसर निकाल सकते हैं। सो जी कैंसिल, आर बी स्क्वायर कैंसिल। सो क्या बचा 2 4k अपॉन एम बी, एंड आपको बी का ही पूछा है, एम बी पूछा है। ओके, मास ऑफ बी, सो मास ऑफ एम बी, सो एम बी इज इक्वल्स टू 4 अपॉन, ये भी नीचे आएगा ना, ये उधर जाएगा 4 अपॉन 2k, सो 4 अपॉन 2 इज 2 एंड k is मींस एम बी ना 2k होगा। सो ऑप्शन ए, आपका आंसर क्या है? ऑप्शन ए। सो मैं इधर लिख दे रहा हूँ ऑप्शन ए। ओके ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 2 ही क्वेश्चन बचे। ओके, क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल बी। सो अगर एक ऑब्जेक्ट हाइट h पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सो मैं एक बार डायग्राम बनाता हूँ पहले बताने के लिए। सपोज ये ऑब्जेक्ट हाइट h पे या हाइट h, सो आपको पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। मैं आपको ये बोलूँगा, आप एस्केप वेलोसिटी, पोटेंशियल एनर्जी जो भी फॉर्मूला आपको दिया है, मे बी ये एट द एंड ऑफ द लेसन आपको दे के रखा है, आप उसको पढ़ लें और अच्छे से लर्न कर लें, बिकॉज वही फॉर्मूला जो दे के रखा हुआ है उसमें से ही पूछ सकते हैं आपको। सो जिन लोगों को फॉर्मूला लर्न रहेगा ना, वो लोग ने तो इसको विद इन सेकेंड्स कर लिया रहेगा, बिकॉज ये कुछ है नहीं इसमें सोचने जैसा। सो अभी देखते हैं कौन सा है, क्या क्या फॉर्मूला। अभी हाँ, एक बात ये भी याद रखिए, वो लोग हमेशा फॉर्मूला आपको कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग बना के देंगे। मीन सेम फॉर्मूला विद मल्टीप्लिकेशन, साइन, एडिशन का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो आपने अगर एकदम अच्छे से लर्न रखा रहेगा तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, सो फर्स्ट क्या ऑप्शन, कैपिटल जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, सो आर प्लस एच तो था, यहाँ पर हमने पढ़ा रहेगा। सो हाँ, ये प्लस साइन दिया है एंड सेकेंड वाले में तो वो तो नीचे आर माइनस एच दिया है, सो वो अपने आप ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड है। थर्ड वन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज माइनस साइन दिया था, आपने पढ़ा है कि वहाँ पे माइनस साइन देता है। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। मीन्स पोटेंशियल एनर्जी क्या है इसका, माइनस जी कैपिटल एम मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम डबल अपॉन आर प्लस एच। सो इसका ऑप्शन सी। मीन्स इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं था, सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। अभी देखिए, हमेशा आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं आएंगे। अराउंड 30 से 40% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जिन लोगों ने पढ़ा रहेगा वो लोग को विद इन सेकेंड्स 2 और 3 सेकेंड्स के अंदर ही वो लोग का आंसर आ जाएगा। एंड जो 20-30% जो रिमाइंडर जो क्वेश्चंस बचेंगे वो ऐसे रहेंगे जो आप लोग थोड़ा सा भी अगर कंसेप्ट आपको मालूम रहेगा ना, तो आप लोग को वो भी मीन सॉल्व करने की जरूरत नहीं रहेगी, आपको सोच के ही आ जाएगा वो। एंड जो बचे हुए जो 10-15% रहेंगे वो सॉल्व करने की ज़रूरत है। सो आप लोग उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए। आप मैक्सिमम जो है आप उसको रिविजन ज़्यादा कीजिए टेक्स्ट बुक से। टेक्स्ट बुक में मैंने बताया था इंपॉर्टेंट पॉइंट लास्ट टाइम ग्रेविटेशन का, एंड अभी भी बता दूंगा मैं, जो कल नेक्स्ट लेसन होगा उसको भी बता दूंगा मैं आपको। ओके, तो आपको करना क्या रहता है, बस आप वो टेक्स्ट बुक पढ़िए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़िए, एक्सप्रेशंस पढ़िए। अगर वो साइंस वन जैसे सब्जेक्ट का मीन्स उसमें न्यूमेरिकल्स है, एक्सप्रेशंस है, तो वो पढ़िए। अदरवाइज आपको आने जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस 2 में तो न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन नहीं है, तो वो वाले केसेस में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। हाईलाइटर आप लोगों ने देखा था, सो हाईलाइट करो उसको, एंड बार बार वो अगर आप पॉइंट्स को अगर आप गो थ्रू करते रहोगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो याद रहेगा। इन द एग्जाम हॉल आपके ऑटोमेटिकली आपके सामने आ जाएगा, ऐसा लगता है फ्लैश होता है ना, वैसे आंसर आ जाता है। सो अगर आप पढ़े रहेंगे उसको तो ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा। ओके, तो हाँ, इसका फॉर्मूला बता दिया मैंने आपको, फॉर्मूला है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। सो नो नीड टू ऐड एनीथिंग। ठीक है, अभी एक लास्ट बचा है, लास्ट देख लेते हैं। लास्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर जी। ये भी देखिए, करेक्ट एक्सप्रेशन पूछा, एक्सप्रेशन बोलो, फॉर्मूला बोलो, कौन सा करेक्ट है बोल रहे हैं। सो स्मॉल जी बोला था माने में, अभी हम लोगों ने किया भी था क्वेश्चन, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर भी यही था ना, ये तो किया था अपन ने भी। ओके, सो वही बोल रहे हैं वो लोग भी, कौन सा इसमें से करेक्ट है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है, अगर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो उसके बाद आपको सेकंड थर्ड फोर्थ देखने की भी जरूरत नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वो बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव ऐसा कुछ रहेगा तो आप देखो, अदरवाइज छोड़ दो, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सो हो गया। ओके, क्योंकि आप लोग का एमसीक्यू है, एमसीक्यू मतलब क्या होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जिसमें से कोई एक आंसर करेक्ट होता है। अभी आप लोग को मालूम भी रहेगा, कुछ लोग को एमएसक्यू भी एक टाइप का एग्जाम होता है, एमएसक्यू वाले भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें मल्टीपल ऑप्शन जो होते हैं ना वो करेक्ट होते हैं, मीन्स ऑप्शन ए भी करेक्ट, ऑप्शन बी भी करेक्ट। ओके, तो ऐसा आपका तो नहीं बोला, आपको बोला एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा, तो आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो इसमें फिफ्थ का आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज कैपिटल जी
into capital M upon R square. So for fifth answer is A, option A. अच्छा फोर्थ का भी नहीं लिखा ना मैंने, तो फोर्थ का भी लिखा, फोर्थ का क्या हुआ था, क्या आंसर आया था C, C आया था ना माइनस वाला, तो फोर्थ का इज C एंड फिफ्थ का इज A. सो कुछ लोगों ने फोर्थ का इज C एंड फिफ्थ का इज A. ओके, ये बोला ना मैंने. सो कुछ लोगों ने तो किया रहेगा करेक्ट मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चंस, और कुछ लोग को हो सकता है प्रॉब्लम आया रहेगा. सो आई होप कि अभी जो मैंने बताया उसका आपका डाउट क्लियर हो गया रहेगा. फिर भी अगर कुछ डाउट है आपको तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, अदरवाइज उसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा टेलीग्राम का, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए एंड उसके बाद में आप मुझे टेलीग्राम पर भी पर्सनली पूछ सकते हो. ओके, एंड चैनल आप लोग ने क्रिएट करके रखा हुआ है, तो उसमें आप लोग आएंगे, ज्वाइन होंगे, तो आप जो भी डिस्कशन रहेगा आप कर सकते हैं. ओके, एंड उसमें मैं जो भी अपना अपकमिंग वीडियोस है उसके लिंक्स भी दे देता हूँ, एंड जो PDF फॉर्मेट जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वो टेलीग्राम चैनल पे आपको वैसे का वैसा मिल जाएगा. ओके, तो आपको अभी करना क्या रहेगा, अभी देखिए ये हो गया फर्स्ट चैप्टर ओवर. अभी सेम साइंस 1 का हम लोग नेक्स्ट चैप्टर मीन्स चैप्टर 2 दैट इज आपका जो पीरियोडिक टेबल का चैप्टर है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, सो वो लेके आ रहे हैं, एंड वो भी रहेगा आज इवनिंग में, उसके ऊपर अपलोड करेंगे हम लोग वीडियोस. उसमें क्या रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, क्या क्या आपको याद रखना है, एंड साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि उसमें आपको कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो आपको MCQ के जैसे प्रिपेयर करने हैं एंड कैसे सोचना है, बिकॉज उसमें आपको S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, उसमें आपको कंफ्यूज करने वाले बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं. सो उसके लिए आपको कैसे सोचना है, कैसे आप कम से कम टाइम में जल्दी सोच सके, बिकॉज कंफ्यूज कुछ लोग जल्दी हो जाते हैं, बिकॉज अगर सेम एक जैसे ऑप्शंस दिखेंगे आप लोग को वो हैबिट नहीं देगा, तो आप लोग कंफ्यूज होने के चांसेस आप लोग के ज़्यादा हो जाएंगे. सो जो आज इवनिंग में वीडियो अपलोड करेंगे तो उसमें हम लोग यही बताने वाले हैं कि कैसे क्या पढ़े उस चैप्टर 2 में, क्या पढ़ना है, कैसे प्रिपेयर करना है, एंड नेक्स्ट डे मीन्स कल के दिन हम लोग उसके ऊपर ये जो सोल्यूशन का जो आज पेपर उन्होंने सॉल्व किया है सेम वैसा ही सोल्यूशन उसके ऊपर लेके आएंगे. एंड जो आज इवनिंग में जो वीडियो अपलोड होगा उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में PDF भी मिल जाएगा, जैसे हम लोग को ये इस वाले वीडियो के प्रीवियस डिस्क्रिप्शन में दिया था. तो सिमिलरली इस वाले जो आज इवनिंग में अपलोड करेंगे उसमें भी आपको दे देंगे, तो आप उसको डाउनलोड कर लिया कीजिए, एंड दिन बाद में डाउनलोड कर लेने के बाद में आप वो सॉल्व कीजिए, एंड बाद में देखिए क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या रॉन्ग हो रहा है आपको. देखिए मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, टेक्स्ट बुक खोल के सामने मत सॉल्व कीजिए. कुछ लोग ऐसा करते हैं सिर्फ आंसर राइट करना, ऐसा मत कीजिए, अपना टेक्स्ट बुक पढ़ लीजिए, फिर टाइम लगा के 1 आवर का हम लोग का 1 आवर का वो टाइम लेते हैं हम लोग, 1 आवर टाइम लगा के सॉल्व कीजिए, एंड बाद में डाउट्स के लिए आपको जो भी रहेगा आप वीडियो देखिए, एंड बताएंगे हम कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कैसे सोचिए, कैसे आप जल्दी से जल्दी सॉल्व करें. ओके, सो टिल देन बाय बाय.